भारत ने क्यों इस घड़ी भी रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में वोट नहीं किया? आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। भारत आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए एक मुल्क ने हमेशा साथ दिया और वह मुल्क है रशिया। एक समय था जब रूस भारत के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया था। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे और एक तरफ रूस जो अकेला भारत के लिए खड़ा था। एक समय था जब भारत के पास उधार चुकाने के लिए कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज दोनों ही कम पड़ गए थे। तब रूस ने स्पेशल पेमेंट का इंतजाम कर भारत को अपना ऋण उतारने का समय और मौका दोनों दिया था। एक समय था जब रूस ने अपने वेटो पावर का इस्तेमाल कर भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर में समर्थन किया था। हम आज यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत रूस के उस रिश्ते की बात करेंगे जिस कारण भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में यूएई और चीन समेत वोटिंग करने से एब्सटेन किया। हर बार आर या पार नहीं होता। कभी हालात ऐसे भी होते हैं कि हम पीछे हटकर ही लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी मदद की जा सकती है। और इस बार तो पूरे विश्व का सवाल है, मानवता का सवाल है। भारत का पूरा इतिहास हम बखूबी जानते हैं। हमने कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया और हम अमन परस्ती हैं। पर आज हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि ना चाहते हुए भी भारत और भारत जैसे कई देश इस लड़ाई से पीड़ित हैं, इस लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं। मौजूदा हालात में लगभग पूरा विश्व ही रूस के खिलाफ है। यूक्रेन पर हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सभा रखी गई। इस सभा में यूनाइटेड नेशंस के 153 देशों ने हिस्सा लिया और इन सब को मिलकर रूस यूक्रेन स्थिति पर एक फैसला लेना था। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का वो अंग है जो यूएन देशों की सुरक्षा और शांति का जिम्मा लेता है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देशों की सदस्यता होती है और भारत उनमें से एक है। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, और भारत नॉन परमानेंट मेंबर है। और इन नॉन परमानेंट मेंबर्स की हर 2 साल में इलेक्शन होती है। अब रूस के यूक्रेन पर हमले के ऊपर जब बात आई तो इन सदस्यों को या तो रूस के हित में जाना था या रूस के खिलाफ। बाकी 11 सदस्यों ने रूस के खिलाफ वोट किए, लेकिन भारत, चीन और यूएई इन तीनों ने चुप्पी साधी, मतलब दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। उन्होंने ना रूस का समर्थन किया ना रूस के खिलाफ वोटिंग की। अब यूएनएससी में एक और कानून है कि अगर 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक भी सदस्य अपने वेटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाएगा, एडॉप्ट नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। और रूस ने जाहिर सी बात है इसी वेटो पावर का इस्तेमाल किया और उस रेजोल्यूशन को, जो यूक्रेन के ऊपर रेजोल्यूशन था, उसे पास ही नहीं होने दिया। अब ये समझने वाली बात है कि रूस तो खुद के खिलाफ कभी वोट करेंगे नहीं, लेकिन अब भारत ने जो कदम उठाया उस पर कई सवाल उठते हैं। क्या भारत नहीं चाहता कि युद्ध रुके? क्या भारत का यूक्रेन से कोई निजी दुश्मनी है? क्या भारत किसी दबाव में आ गया था? चलिए वीडियो में आगे इन्हीं सवालों के, इन्हीं बातों के जवाब को ढूंढते हैं। दरअसल रूस और भारत की दोस्ती की दास्तां प्री इंडिपेंडेंस है। पंडित नेहरू 1927 में भी रूस जाकर बोल्शेविक रेवोल्यूशन के 10th एनिवर्सरी को भी अटेंड किया था। उन्होंने उस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया था। हमारे देश ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में किस देश ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया? वो था सोवियत संघ, सोवियत यूनियन। 15 अगस्त से पहले ही दरअसल 13 अप्रैल 1947 को ही सोवियत संघ ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए थे। ये दोस्ती का वो हाथ था जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। 1962 में जब चीन के साथ लड़ाई हुई तो सोवियत संघ ने न्यूट्रलिटी दिखाई। 1965 में इंडो पाक युद्ध में शांति बहाल करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के चलते अमेरिका सहित कई वेस्टर्न कंट्रीज भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे, तब सोवियत संघ, सोवियत यूनियन ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने खुल के भारत का समर्थन किया और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के समर्थन में 3 वेटोस का इस्तेमाल किया। उस वक्त द यूएस, द यूके, जॉर्डन, ईरान, टर्की, फ्रांस भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे।
तब सोवियत यूनियन ने व्लादिवोस्तोक से अपने नेवल फ्लीट भेजकर भारत को घेरे रखे अमेरिकी और ब्रिटिश नेवल फ्लीट को वही रोके रखा, उन्हें आगे नहीं आने दिया, वरना शायद 1971 के युद्ध का अंजाम कुछ और ही होता और शायद बांग्लादेश आजाद भी नहीं होता। दरअसल सोवियत संघ और भारत के बीच एक समझौता था कि एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। यह समझौता तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सोवियत प्रीमियर लेट निकिता क्रुश्चेव के बीच हुआ था। इस समझौते का नाम था इंडियन सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। रूस ने भारत की तब सहायता की जब वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हिचकिचाते थे, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा गरीब था। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो रूस खुद भी कुछ समय के लिए डगमगा गया। अब क्योंकि वो खुद भी आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था, इसलिए इसने कुछ समय के लिए थर्ड वर्ल्ड देशों से दूरी बना ली और खुद वेस्टर्न पार्टनर्स की ओर टिल्ट हो गए। पर इस दौर में भी भारत और रूस की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई, लेकिन क्योंकि भारत को भी एक मजबूत साझेदारी की, एक व्यापारिक साझेदारी की जरूरत थी, इसलिए भारत ने भी अमेरिका से दोस्ती बढ़ा ली। फिर भी इन दोनों देशों रूस और भारत के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आई, रिश्ता मजबूत ही बना रहा। 1990 के दशक के बाद व्लादिमीर पुतिन 7 मई 2000 को रूस के राष्ट्रपति चुने गए। बीच में दिमित्री मेदवेदेव का कार्यकाल आया और फिर 2012 को पुतिन फिर से लौट आए। पुतिन ने दरअसल रूस की डूबती नाव को बचाया और इसके चलते भारत के साथ भी रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। हाल में फॉर एग्जांपल कोविड-19 के चलते पुतिन जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और चीन के साथ मीटिंग को स्थगित कर रहे थे और देश से सिर्फ एक ही बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने बाहर गए, उस आलम में भी वे भारत आए और हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये हमारी दोस्ती की गहराई को दर्शाती है। इसके चलते भारत की 70% मिलिट्री हार्डवेयर रूस की देन है, चाहे वो हथियार खरीदने हो या इसके मरम्मत करवानी हो। रशियन टेक्नोलॉजी के बगैर, रशियन टेक्नोलॉजी को अपनाए बिना भारत अभी अधूरा है और इसलिए भारत रशियन आर्म्स का सबसे बड़ा मार्केट भी है। अब आप ये कह सकते हैं कि हथियारों को तो पैसे देकर किसी से भी खरीदी जा सकती है, टेक्नोलॉजी किसी से भी लिया जा सकता है, लेकिन अभी भारत और रूस का रिश्ता सप्लायर और बायर से कई गुना ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये दोनों देश जॉइंट वेंचर में भी वेपन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो बहुत कम देश करते हैं। और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को भी कोई भी देश या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो कोई भी देश यूं ही नहीं करता, उसके लिए एक डीप ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है। इन बातों की सूची इतनी लंबी है कि हम गिनते रह जाएंगे और आप सुनते। अब इस बात से हटकर चलिए यूक्रेन स्थिति पर आते हैं और इस पर इंडिया के स्टैंड को समझते हैं, इंडिया के पोजीशन को समझते हैं। रूस, चीन और भारत एशिया के 3 बड़े देश और पावर्स हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा, कहीं ना कहीं भारत का झुकाव अब अमेरिका की तरफ होने लगा था। भले ही दुश्मनी ना हो, पर रूस को भी अपने लिए एक मजबूत पार्टनर की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए रूस ने हाल में चीन को चुना। चीन को चुनने का मतलब है पाकिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट देना। अब चीन को इससे 2 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, क्योंकि चीन खुद अमेरिकी नीति और नियमों के खिलाफ है, इसलिए रूस के रूप में उसे एक एंटी अमेरिकन दोस्त मिल गया जो अमेरिका के खिलाफ है। दूसरा फायदा यह कि भारत के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान के साथ एक और एलाय मिल गया और ड्रैगन इस बात का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठा सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर खुदा ना खास्ता चीन भारत में युद्ध छिड़ जाती है तो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा कि वे भारत के खिलाफ कार्यवाही करें। और एशिया में भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान युद्ध में लग जाएंगे तो तीसरे विश्व युद्ध का होना तय है, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तब वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका सहित कोई चुप नहीं बैठेगा, सब आगे आएंगे, युद्ध में शामिल हो जाएंगे। अब इस खतरे को दूर रखने का सबसे आसान और सरल तरीका है भारत और रूस के रिश्ते को मजबूत बनाए रखना, जो खुद रूस भी चाहता है। इसलिए तो रूस ने एससीओ में भारत और पाकिस्तान को शामिल कर चीन के साथ एक दोस्ती का माहौल बनाने का प्रयत्न भी किया। यूएनएससी में भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत जंग का समर्थन करता है, भारत युद्ध चाहता है। उस वक्त भारत के पास 4 विकल्प थे। पहला, रूस का समर्थन करना, जो वार और कॉन्क्वेस्ट के हित में होता, जो भारत के प्रिंसिपल में नहीं है, सिद्धांत में नहीं है। दूसरा, रूस के विरुद्ध जाना, जो रूस, चीन और पाकिस्तान को अपने खिलाफ खड़ा कर देता और शायद एक बड़े युद्ध को अंजाम देता, एक बड़े युद्ध को जन्म देता। तीसरा, कुछ भी नहीं करना, मतलब ना वोटिंग ना डिप्लोमेसी, दोनों से ही दूर रहना, पूरे मामले से ही दूर रहना।
एंड द लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन था वोटिंग एब्सेंट कर डिप्लोमेसी को आगे ले जाना। और भारत ने चौथे विकल्प को अपनाया, उसने वोटिंग एब्सेंट की और डिप्लोमेसी को आगे ले जाना सही समझा। भले ही भारत ने रूस के विरुद्ध वोट ना किए हों, पर पुतिन से अमन की गुहार लगा रहे हैं और जेलेंस्की से भी बातचीत कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फिर से वोटिंग हुई। 96 देशों द्वारा स्पॉन्सर्ड इस रेजोल्यूशन को 141 देशों का समर्थन मिला। 5 देशों ने इसके विरुद्ध वोट किए और 35 देशों ने एब्सटेन किया, जहां इंडिया फिर से शामिल हुए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रूस को रोकने वाले रेजोल्यूशन पर इस बार हामी भरी, पर इसमें भी कई ऐसी बातें हैं जो भारत को असमंजस में डाल देती हैं। पहली बात, रूस का यह कदम जो खास करके यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघ का अवमान्य कर रहा है, वो चीन की हिम्मत को और बढ़ावा दे सकता है और भारत के प्रति उसकी आक्रामक रवैये को और तेज कर सकता है। दूसरी बात, रूस पे लगे सैंक्शंस भारत रूस डिफेंस कॉर्पोरेशन को ही मुश्किल में डाल सकता है, मतलब भारत की इकोनॉमी लॉस होगी। तीसरी बात, रूस और यूक्रेन, नेटो, अमेरिका सहित वेस्टर्न देशों का स्टैंड ऑफ जितना लंबा चलेगा, उतना ही रूस और चीन के एक दूसरे के करीब आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, जो भारत के हित में नहीं है। चौथी बात, जितनी द यूएस और रूस के राइवलरी बढ़ेगी, उतनी कम फोकस इंडो पैसिफिक और चीन पर होगी, वो भी भारत के हित में नहीं है। और आखिर में, अगर भारत रूस का साथ छोड़ देता है तो इस पर पूरी एशियन स्ट्रेच में भारत अकेला पड़ जाएगा, उसका कोई दोस्त नहीं रहेगा। एक और तरफ अगर भारत वेस्ट और अमेरिका को अनदेखा कर देते हैं तो इंडियन ओशन में भारत चीन के बढ़ते दबाव को अकेला कभी काबू नहीं कर पाएगा। तो भारत को कई ऐसे दिशाओं को नजर में रख के कदम उठाने होंगे, वो भी फूंक फूंक के, कि खुद भी सेफ रहे, दुनिया भी सेफ रहे, और हम यही कर रहे हैं। हमें रूस के साथ वेस्ट, अमेरिका और नेटो को साथ लेकर चलना है। ये हालात इतने नाजुक हैं कि इतनी छोटी से छोटी गलती भी देश और दुनिया दोनों को ये बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ये गोटियां खेलते बच्चों का खेल नहीं है कि इसमें कोई भी फैसला यूं ही लिया जाए। हमें इसमें परिपक्वता, सूझबूझ और समझदारी, इन तीनों से काम लेना होगा, और इससे लिए गए फैसले ही हमारे देश और लोगों और दुनिया के लिए सही रहेगा। इमोशंस, भावनाएं अपनी जगह ठीक है। भारत ने युद्ध का समर्थन कभी नहीं किया। हमें पर अपने देश को समझना होगा, इसकी स्थिति को समझना होगा। अगर मैं भी उस पद पर होता जहां इस वक्त फैसले लेने होते, निर्णय लेने होते, तो शायद मैं भी वही करता जो भारत इस वक्त कर रहा है। खबरें यह भी है कि उक्रेनी सिपाही और अधिकारी भारत के यूक्रेन से पलायन कर रहे लोगों और छात्रों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, पर यूक्रेन की सलामती के लिए हम भी दुआ करते हैं। जब ये वीडियो शूट हो रहा था तब दो बार रूस यूक्रेन मीटिंग फेल होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से 1-to-1 टॉक करने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। मे पीस रिटर्न एट इट्स अर्लीस्ट। हम दुआ करते हैं कि अमन और शांति जल्दी लौट आए। आप भी दुआ कीजिएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आज आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। आज के लिए इतना ही। दुआ कीजिए। जय हिंद।